हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीपीडिया पे। सो आज हम भाई काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि आज से हम लोग एक स्पेक्ट्रम का पीवाईक्यू बेस्ड क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जितने भी आज तक के पीवाईक्यू के क्वेश्चन आए हैं ना, चाहे वो बीपीएससी का क्वेश्चन हो, चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन हो। अब यूपीएससी बोलने का मतलब हो गया कि सीएपीएफ के जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी सीडीएस के क्वेश्चन हो, या फिर एनडीए के क्वेश्चन हो, या फिर जो हमारे द लॉर्ड है सीएससी के क्वेश्चन हो। ठीक है, जितने भी सारे पीवाईक्यू हैं उनको हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया है और एक जगह भाई बस तुम्हारे लिए एक जगह निकाल के लाए हैं। बस इतना कर लो, देखो नोट्स देख लो एक बार कैसा है। ठीक है, बस इसको ऊपर ऊपर से पढ़ो, क्विक रिवीजन करो। बस मतलब ये सीरीज़ लाने का पर्पस ये है ना कि भाई कितना भी आदमी पढ़ लेता है ना, बट वो रिकॉल नहीं हो पाता है, आदमी एक्टिव रिकॉल नहीं कर पाता है। वो पीएचडी के चक्कर में फंस जाता है कि भाई हमको स्पेक्ट्रम उतना मोटा 4 बार 5 बार पढ़ना है। यार कोई ज़रूरत नहीं है यार, पीएचडी मत करो, आराम से देखो कि भाई मेरा एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है, उस तरीके से चलना है। तो बस उसी चीज़ को आसान करने के लिए हम लोग आए हैं आगे। और ये पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन कंप्लीट करो, 2-3 बार देखो, 2x पे देखो, 1x पे देखो, 1.5 पे देखो, जिस पे मन है उस पे देखो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि भाई हमारे पोर्तुगीज़ तो हमारे 1498 में आ गए, फिर हमारे डेन्स आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए, फिर फ्रेंच आ गए। फिर ये सब हमारे तो पहले आ गए थे, लेकिन अब जो हमारा स्पेक्ट्रम में चैप्टर दिया हुआ है वो लेटर मुगल से है। अब भाई लेटर मुगल से इसलिए है क्योंकि भाई औरंगजेब वगैरह जो हमारे लास्ट रूलर थे ना, द ग्रेट रूलर औरंगजेब थे, तो वहाँ तक तो वो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करके रखते थे, मतलब एक साथ रखते थे सारे साम्राज्य को। लेकिन उसके बाद जो सब आए ना, वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट रूलर नहीं थे, तो उनके बीच से सब छोटे छोटे रजवाड़े सब टूटते चले गए। तो उसी टाइम पे हमारा बंगाल अलग हो गया, अवध प्रोविंस अलग हो गया, फिर हैदराबाद अलग हो गया। तो ये सब एफिशिएंट राजा नहीं मिलने के कारण ये छोटे छोटे पॉकेट्स में बंटते चले गए। तो जो हमारा औरंगजेब का टाइम था ना, उनका टाइम पीरियड था 1658 से 1707 तक। तो यहाँ तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद जो हमारे यहाँ बहादुर शाह वन, जिनका पीरियड था 1707 से 1712 के बीच में, इनका नाम ही था भाई साहे बेखबर। तो भाई किसी का नाम ही है साहे बेखबर, तो उसके मतलब वो बेखबर आदमी है भाई, उसके प्रोविंस में क्या है, उसके साम्राज्य, उसके किंगडम में क्या चल रहा है उसको कुछ पता नहीं। तो यहाँ से मुगल साम्राज्य डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे आते हैं जहांगीर शाह, जिनका पीरियड चलता है 1712 से 1713 तक। उन्होंने इंट्रोड्यूस करता है इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम का इंट्रोड्यूस करते हैं। इजारा सिस्टम का बोलने का ये मतलब है ना कि जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा, बिडिंग पावर रहता था। मतलब बिडिंग पावर बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर किसी बुक खरीदने के लिए, किसी ज़मीन खरीदने के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि 100 रुपये दाम लगा रहे हैं, कोई 150 लगाएगा तो भाई उसको बिडिंग मिल जाता था और फिर वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करता था। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ किया था कि एबॉलिश जिजिया किया था नॉन मुस्लिम पे। तो भाई अब तो बोलेगा कि भाई अकबर ने तो वो तो हटाया था। यार अकबर तो हटाए ही थे, लेकिन उसके बाद औरंगजेब जब आए थे ना, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही क्रूअल राजा था, तो वो फिर से जिजिया स्टार्ट कर देता है, जिजिया टैक्स लेना स्टार्ट करता है। लेकिन उसके बाद सब जो छोटे छोटे पॉकेट्स में टूटना स्टार्ट हो गए, सबका मतलब लड़ने लग गए थे कि भाई अब हम तुम्हारे अंडर नहीं रहेंगे, एफिशिएंट राजा नहीं है, कोई भी कुछ भी करके। औरंगजेब जितना भी कर्म कांड करके गया था, उसके बाद से सब गुस्सा थे, राजपूत अलग गुस्सा थे, नीचे वाले साउथ वाले अलग गुस्सा थे, बंगाल वाले अलग गुस्सा थे, तो सब का मराठा अलग गुस्सा रहते थे। तो वो सब चीज़ था, तो सब अलग हो रहे थे, मतलब सब लड़ रहे थे, सब रिवॉल्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे इतना कुछ हो गया था कि ये लोग मतलब पॉजिटिव अपना इमेज बनाने के लिए कि भाई मुगल अभी भी है, तो इसीलिए इन्होंने एबॉलिश कर दिया था दोबारा जिजिया टैक्स को, कि भाई औरंगजेब का फिगर ऐसा भी नहीं था, वो हम लोग अकबर टाइप भी आदमी रह चुके हैं, तो दोबारा जिजिया टैक्स वहाँ से हटाया था। फिर उसके बाद आते हैं फारूक सियार, जिनका टाइम पीरियड चलता है 1713 से 1719 के बीच में। इनका एक इंपॉर्टेंट है फारूक सियार फरमान, ये लाते हैं 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि भाई तुम यहाँ से टैक्स वैक्स लेना अब ले सकते हो। तो वहाँ पे एक यहीं से स्टार्ट होता है उसका फरमान। इन्होंने जहांगीर शाह को ही मरवा दिया। किसके हेल्प से? सैयद ब्रदर्स के हेल्प पे। उस टाइम पे बिहार के दो राज होते थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान। ये लोग एज अ किंग मेकर आदमी थे कि भाई पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा अच्छे थे कि भाई किसको बैठाना है किसको नहीं बैठाना। देख लो भाई, मुगल में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये किंग मेकर ये दोनों भाई डिसाइड कर रहे हैं, तो भाई पपेट ही राजा होगा भाई, क्योंकि उसको कुछ साम्राज्य से मतलब नहीं होगा। तो उस टाइप का वो चलता था। फिर उस टाइम पे सैयद ब्रदर्स फिर से ओवरथ्रोन करवा देते हैं फारूक सियार को बाला विश्वनाथ के साथ, मराठा वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे राजा आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। अब देख रहे हो भाई, इनका नाम ही रंगीला है यार, रंगीन मिजाज का आदमी है, इनको टाइटल ही मिल गया है रंगीला भाई। तो रंगीन मिजाज के आदमी है भाई, इसके बीच में क्या ही हो रहा है, इसके किंगडम में क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट किंगडम अपना
होना स्टार्ट हुए थे। तो अवध उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट अलग हुआ था, फिर हैदराबाद, फिर बंगाल। अवध को इंडिपेंडेंट बनाने वाले थे सदादत खान, हैदराबाद को निज़ामुल मलिक और बंगाल को मुर्शिद कुली खान। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चल के इनको बात आएगा। फिर इनके टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे बैटल ऑफ करनाल हुआ था आपका, नादिर शाह अटैक कर दिया था दिल्ली पे और पीकॉक थ्रोन लेके चला गया था। फिर इसके बाद हमारे आते हैं आलमगीर टू 1754 से 1759 एडी में। इनके टाइम पे बैटल ऑफ पानीपत नहीं, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। इसके बाद हमारे शाह आलम टू आए 1759 से 1806 तक में। ओके, जिनके टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ 1761 में, मराठा वर्सेस वो दुर्रानी का। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1764 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना कि भाई कौन से ऐसे राजा थे, मतलब मुगल राजा थे, जिनके टाइम पीरियड से ब्रिटिश इन लोग को पेंशन पे रखना स्टार्ट कर दिया था। कि जैसे कि पहले तो ये लोग खुद ही टैक्स कलेक्ट किया करते थे, तो खुद इनके पैसा वैसा रहता था, लेकिन उसके बाद मतलब कौन से राजा के बाद इन लोग को बस पेंशन मिलता था, बाकी टैक्स कलेक्शन वगैरह सब कंपनीज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। तो कौन सा राजा था, कमेंट करके बताना। वैसे आंसर बता देता हूँ यहाँ से, शाह आलम टू के बाद इन लोग, जब बक्सर हो गया ना बैटल ऑफ बक्सर, तो उसके बाद इन लोग पेंशन पे ही रहना स्टार्ट कर दिए थे। फिर अकबर टू आए 1806 से 1837 एडी में। इन्होंने राजा का टाइटल राजा राम मोहन को दिया था, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, फिर बहादुर शाह जफ़र टू हैं, जो कि लास्ट मुगल किंग थे 1837 से 1858 एडी में। जिनके टाइम पे रिवॉल्ट हुआ 1857 का, और जो हेड बनते हैं हमारे रिवॉल्ट 1857 का। ठीक है, लेकिन ये जब रिवॉल्ट ख़त्म होता है उसके बाद इनको यहाँ से दिल्ली से, मतलब सबके सामने इनको नहीं मारा गया, इनको अपॉइंट कर दिया गया बर्मा साइड में, वहीं पे जाके मर गए सबके सामने। इनके जितने भी बेटे और ग्रैंडसन वगैरह थे, इनको तोप के सामने लगा के उड़ा दिया, बड़ा गंदी मौत मारा था भाई। उसके बाद जो बता रहे थे ना कि रीजनल किंगडम सब उभर के आए, वो एक था हैदराबाद उभर के आया, जिसमें चिनक्लिज खान तुम्हारे इंडिपेंडेंट बनाए। फिर अवध तुम्हारा आया, सदादत खान बनाए, इन्हीं के ही थे सुजाउद्दौला। आगे चल के एक बैटल अभी लड़ेंगे, अभी बताएंगे हम। फिर बंगाल मुर्शिद कुली खान ने इंडिपेंडेंट किया था, इसी के थे हमारे मीर जाफ़र और कासिम इसके बाद आते हैं। फिर राजपूत भी अलग हो रहे थे उस टाइम पे, मैसूर भी अलग हो रहा था, फिर जाट्स अलग हो रहे थे, फिर सिख्स अलग हो रहे थे, फिर रोहिलखंड वगैरह सब अलग हो रहे थे, फिर मराठास का अलग चल रहा था। ठीक है, हाँ, एक यहाँ से एक यूपीएससी का क्वेश्चन और बीपीएससी का क्वेश्चन आता है कि अष्ट प्रधान किसके अंडर में काम करता था, तो वो मराठा थे। ये मेडिवल में कंप्लीट करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो है ना, मराठा को सब बोलता है कि भाई एक ही था, तो उस टाइम पे इनके बीच में ना फैमिली टाइप चलता था, कि एक फैमिली था जो कि होलकर को लीड करता था इंदौर से, फिर सिंधियाई करके एक था वो ग्वालियर से लीड करते थे, फिर गैकवाड्स हमारा बड़ोदरा से लीड करते थे, और ये भोसले थे, भोसले जो कि नागपुर से लीड करते थे, और जो पेशवा जो हमारे पीएम थे ना, वो पूना से लीड करते थे। ठीक है, फिर देखो जो अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स में हमारे इंडिया के बट गए थे, जो पहले तो जैसे मुगल सेम रहता था ना, लेकिन उसके बाद ये लोग उतने एफिशिएंट रहे नहीं, तो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट बनते चले गए प्रोविंस। तो ऐसा करके मैप था। तो चलते हैं उसके बाद, देखो अब उसके बाद हमारा आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो भाई सबसे पहले हमारे पुर्तगीज़ आते हैं। ठीक है, पुर्तगीज़ में हमारे बार्टलोमियोज डायस करके एक पुर्तगीज़ होते हैं, जो कि 1487 में हमारे आते हैं, जो सेल करते हैं वेस्ट कोस्ट में, जो कि कोप ऑफ गुड होप्स के पास आपका जाके साउथ अफ्रीका में वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के, जिनका बर्थ प्लेस इटली में था। ये चीज़ बीपीएससी में 69 में एक स्टेटमेंट बना के पूछा था कि क्रिस्टोफर कोलंबस का बर्थ प्लेस क्या है। वो 1492 में हमारे इंडिया खोजने के लिए निकलते हैं स्पेन से, बट उन्होंने कैरिबियन आइलैंड का खोज कर देते हैं इसी चक्कर में। फिर हमारे आते हैं वास्को डी गामा पुर्तगीज से, जो कि 1498 में हमारे इंडिया में पहुंचते हैं। अब इंडिया में पहुंचने के का रीज़न ये रहता है कि ये पहले साउथ अफ्रीका में पहुंचते हैं, फिर उनको वहाँ पे एक अहमद मजीद नाम का एक ट्रेडर मिलता है, वो बोलता है कि भाई चलो इंडिया चलो। फिर उसके बाद इसको इंडिया लेके आते हैं, जहाँ पे अराइव होते हैं आपका कैलिकट केरला में, जहाँ पे जैमोरिन नाम का हिंदू रूलर रूल करता था। तो उनका स्वागत करता है
कि भाई अब कोई भी ट्रेडर वगैरह आएगा तो भाई उनका स्वागत ही करेंगे ना भाई, आज के डेट में भी अगर तुम्हारे घर में गेस्ट आएगा तो भाई उनका स्वागत ही करोगे। तो गुजरात में वो गुजरात पायलट रहता है आपका अहमद मजीद, ठीक है। फिर जब ये रिटर्न लेते हैं ना, जब सामान वामान यहाँ पे खरीदते हैं, मिर्च विर्च जो भी खरीदे हैं, जो भी अपना ट्रेड करने के लिए सामान खरीदते, तो ये जब यूरोप और जब ब्रिटेन गए तो इनको वास्को डिगामा को भाई 60 गुना का फ़ायदा मिलता है। अब भाई किसी मर्चेंट को 60 गुना का फ़ायदा मिलेगा आज के डेट में भी, तो भाई वो बोलेगा कि भाई कौन सा जगह है, चलो यार हम भी चलेंगे। तो उसके बाद से वहाँ का बन गया कि हाँ भाई अब उधर ही चलते हैं। फिर वहाँ पे दोबारा भी हमारे वास्को डिगामा आते हैं 1501 में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह कैलिकट, कोची और कैनोड में बना के जाते हैं। पहला फैक्ट्री उसी टाइम पे आपका लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट फैक्ट्री आपका पोर्तुगीज़ का कहाँ लगा था, तो कैलिकट में लगा था। उसके बाद हमारे 1500 में आपका पेड्रो करके एक नाम किया पोर्तुगीज़ आता है, ठीक है। अब इसी पे पूछ देगा कि भाई पोर्तुगीज़ जब आए थे तो कौन कौन सा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए थे। तो ऐसे करके एक यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था कि भाई विच आइटम्स इंट्रोड्यूस बाय पोर्तुगीज़। तो उसमें एक गुआवा करके था, एक टबैको करके था, और एक और कुछ था थर्ड। तो उसमें ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर था। तो यहीं पे है कि पोर्तुगीज़ इंट्रोड्यूस हमारे चिली करते हैं, पोटैटो करते हैं, टबैको करते हैं, ग्राउंडनट्स करते हैं, गुआवा करते हैं, ये सब पोर्तुगीज़ के ही द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा हाँ, ये बताना भूलिए कि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलस एक साइन होता है हमारा वहाँ पे उधर ही साइड में, क्या बोलते हैं यूरोप साइड में, कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन अटलांटिक ओशन में खींचा जाता है, बोला जाता है कि भाई स्पेन तुम वेस्ट के साइड पे तुम सेल करो और उधर का खोज करो, पोर्तुगीज़ तुम ईस्ट के साइड जाओ। इसीलिए पोर्तुगीज़ वगैरह हमारे इंडिया के साइड में आए और इधर ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब वो लोग तो गवर्नर वगैरह फिर भेज दें। फिर तो पहले हमारे गवर्नर होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 9 के बीच में रहते हैं। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी का इनिशिएट किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये हो गया ना कि भाई उस टाइम पे उधर जहाज़ अच्छे से बनना स्टार्ट हो गया था। तो जहाज़ अच्छे से बन गया था तो लोग सेल अच्छे से करते थे, तो सेल करते करते वहाँ पे जो उनको मतलब जो लूटपाट करते थे, तो उनके लिए ये लोग एक मतलब कैनन लगा के चलते थे कि भाई कोई भी सामने आएगा तो भाई बदमाश टाइप आदमी था कि भाई आया तो उड़ा देंगे, ठीक है। तो उड़ा देता था, किसी दूसरे का नाव मतलब डुबा देता था। तो इसी को इनिशिएट मतलब ब्लू पॉलिसी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। तो भाई ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन बीपीएससी में कि विच गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इनिशिएटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद हमारे आते हैं अल्फोंसो डी अबुकर। इसका एक फन फैक्ट है कि अल्फोंसो जो हमारे आम है वो इन्हीं से पढ़ा है, ठीक है, जो कि 1505 से 1515 के बीच में ये वहाँ पे आते हैं, ठीक है। इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 1510 में जब आते हैं तो बीजापुर सुल्तान से एक्वायर कर लेते हैं आपका गोवा को, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी टाइप का आदमी रहते हैं, तो भाई इनको फाउंडर कहा जाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बीपीएससी में आ सकता है कि भाई रियल फाउंडर कौन थे आपके पोर्तुगीज़ से, ठीक है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है। तो ये सारा जो भी क्वेश्चन है ना वो पीवाईक्यू का ही निकाल के एक एक पॉइंटर्स ही पूरा आपका पीवाईक्यू का ही है, ठीक है। फिर नीनो दे कुना आपका 1529 से 58 तक में आपके आते हैं, जो कि बैंड आपका अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। इनको देखते हैं भाई ये चल रहा है, सती चल रहा है, साल्ट नहीं है सती है, सती चलता है। फिर कैप्चर आपका भटकल कर लेते हैं कृष्णदेवराय से। फिर शिफ्ट अपना कैपिटल करते हैं, कोचू टू गोवा कर लेते हैं, ये सब करते हैं अपना। फिर उसके बाद आते हैं हमारे नीनो दे कुना 1529 से 38 तक में, ठीक है। तो जो पोर्तुगीज़ ही हमारे रहते हैं वो जो सबसे पहले आते हैं और जो सबसे लास्ट में इंडिया छोड़ के जाते हैं, ठीक है। 1961 तक ये हमारे यहाँ पोर्तुगीज़ रहते हैं। बाद में हमारा गोवा इंडिपेंडेंट होता है, वहाँ से पोर्तुगीज़ छोड़ के जाते हैं। तो भाई अब ये थॉट में है कि भाई पोर्तुगीज़ जब इतने मतलब वेल सेटल्ड थे तो उनका डिक्लाइन क्यों स्टार्ट हो गया। तो भाई उनका डिक्लाइन इसलिए स्टार्ट हो गया कि उस टाइम पे ब्राज़ील का भी डिस्कवरी हो गया था। तो उस टाइम पे जैसे कि वो हो गया ना कि मतलब मेरे पास 2 बिजनेस है तो भाई हम अलग अलग टाइम देंगे, तो भाई 2 बिजनेस था तो यहाँ से भी इनका डिक्लाइन हो गया कि भाई इंडिया में कमाए हुए। फिर उस टाइम पे इंग्लिश और डच का भी, इंग्लिश भी आने लग गए थे, तो इंग्लिश का भी एक चैलेंजेस हो गया था, उसके कारण भी आपका कम हो गया था। और ये पायरेसी कुछ ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो किसी का भी कुछ उड़ा दे रहे हैं, किसी का कुछ कर दे रहे हैं, तो ये सब के कारण भी इन लोग का नीचे आने लग गए थे। फिर इमर्जिंग पावर भी उस टाइम पे बढ़ गया था। और फिर ये लोग ना कन्वर्जन बहुत ज़्यादा करवाते थे। तो जैसे ये लोग क्रिश्चियनिटी को मानते थे, तो ये लोग आए थे ना, तो ऐसा था ना कि भाई कितना ज़्यादा को कन्वर्ट करवा सकते हो। तो भाई किसी को पकड़ पकड़ के कन्वर्ट करवा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ सबको सही नहीं लगता था। तो इसी के कारण भी इनका मेन रीज़न ये मुझे ये लगता है कि यही था, ठीक है। तो इसके कारण आपका पोर्तुगीज़ डिक्लाइन में चले जाता है। अब उसके बाद कौन आता है, देखो पहला तुम्हारे पोर्तुगीज़ आ गए, बस वो माइंड मैप बनाते रहो। ओए आराम से सुनो, देखो कि पहले पोर्तुगीज़ हैं,
सेकंड में तुम्हारे डच आएंगे। सेकंड में कौन आएगा? डच आएगा। सेकंड में कौन आएगा? डच आएगा। पहला पोर्तुगीज, सेकंड डच, ठीक है। ये अच्छा, ये पोर्तुगीज़ का देख लो, फर्स्ट टू अराइव इन अफ्रीका, फिर ये याद कर लो, फिर हैनस कॉर्टेस करके एक थे जो कॉन्कर्ड मैक्सिको करते हैं, फिर डच हमारे सेकंड में आते हैं, ठीक है। अब डच का मतलब क्या हो गया? डच का मतलब नीदरलैंड वाले लोगों से था। इनको भी एक चार्टर मिलता है अपने वहाँ के कंपनी, मतलब जो भी क्राउन वगैरह रहते हैं, तो उनको उसके चार्टर में लिखा हुआ रहता है, चार्टर में, कि भाई जाओ तुम वॉर वगैरह कर सकते हो, ट्रीटी कर सकते हो, बिल्ड फोर्ट वगैरह कर सकते हो। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में बना था ना, तो उनके चार्टर में पॉलिटिक्स वगैरह का ये सब जिक्र नहीं था कि भाई तुम जाके वॉर करो। तुम एज अ ट्रेडिंग पर्सन थे, 15 साल के लिए दिया गया था 1600 में, तो उनको उस पर्पज़ से भेजा गया था। और ये जो डच वाले थे ना, इनको तो भाई मतलब खुला सांड बना के भेजा गया था कि भाई जाओ तुमको जो करना है करो। तो उस टाइप का 1602 में इनको बना के भेजा गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि डच फैक्ट्रीज आपका पहला बार खोले थे आपका मसूलीपट्टनम में 1605 में, और अदर्स वगैरह भी खोले थे, पुलिकट में, सूरत में, फिर पटना में, कोचीन में। अच्छा हाँ, पटना से याद आया कि 1632 में पटना में ये लोग एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए थे। इससे बीपीएससी में हर दूसरे साल क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन है ये सब। एक मार्क्स ऐसे मतलब मिल जाने वाला है कि भाई डच पटना में किस टाइम पे अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, तो 1632 में। फिर डच हमारे जब डच आए तो भाई अब डच का तो जो यहाँ पे बढ़िया आदमी रहेगा उससे तो लड़ाई होगा ही, तो उस टाइम पे इंग्लिश था। तो बैटल ऑफ बंदेरा होता है, बैटल ऑफ फुगली होता है, और बैटल ऑफ चिंदसूर होता है। चिंदसूर में ये लोग बहुत घटिया तरीके से हारते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिटिश बोलते हैं कि भाई अब हम इंडिया से ट्रेड करेंगे और तुम इंडोनेशिया के साइड पे चले जाओ, क्योंकि सारे तो कॉलोनीज वगैरह थे। तो हुआ कि डच तुम अब इंडोनेशिया के साइड पे जाओ, अब तुम उधर ही ट्रेड करो, ठीक है। तो ये 1759 होगा, 1759 में हुआ था। फिर एक और बैटल इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ कोलाचल करके, जो कि 1741 में हुआ था। ट्रैवनकोर के किंग ने डच को बहुत गंदी तरीके से डिफीट किया था। और कौन थे ये मार्टंड वर्मन करके नाम के एक थे, मार्टंड वर्मन करके एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने डच को बहुत गंदे तरीके से दम पेला था 1741 में। तो पूछ सकते हैं बैटल ऑफ कोलचल किसके बीच में हुआ था। उसके बाद हमारे देखो, पहले तुम्हारे पोर्तुगीज, सेकंड तुम्हारे डेन्स बोल रहे हैं, डच, ठीक है। तुम्हारे तीसरे तुम्हारे आएंगे अब इंग्लिश इंडिया कंपनी, ओके। अब इनको जैसे ठीक है, ये सब ठीक है। देखो 1600 में इनको जब चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ द्वारा, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई तुम 15 साल तक तुमको मोनोपोली मिलेगा कि तुम जाओ वहाँ पे ट्रेड वगैरह कर लो। तो उसके उनके चार्टर में रहता है कि भाई नो पॉलिटिकल एक्सपेंशन, मतलब लिखा हुआ रहता है उसमें, ठीक है। फिर 1599 में आपका मर्चेंट का तुमको मिलता है, और फिर 1600 में चार्टर डन बनता है, मतलब 1599 में एक चार्टर बनता है, फिर 16 में चार्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर 1808 में आपका 1608 में तुम्हारा सूरत में आके अराइव होते हैं, ये लोग पहुँचते हैं 1608 में। तो 1609 में ये लोग विलियम हॉकिंस के पास जाते हैं, जहांगीर के कोर्ट में। अब जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, लेकिन इनके पास जो फरमान रहता है वो अकबर के नाम पे रहता है, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे चार्टर बनना था उस टाइम पे अकबर राजा हुआ करते थे हमारे मुगल के, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं बट फेल कर जाते हैं अपना फैक्ट्री बनाने से। वो मतलब ले नहीं पाते हैं उनसे कि भाई हम बना लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनके कोर्ट्स वगैरह में पोर्तुगीज़ बैठे हुए थे, ठीक है। उनका इन्फ्लुएंस रहता है उनके कोर्ट में, तो वो अच्छे से मतलब अपना फरमान ले नहीं पाते हैं कि हाँ भाई हमको फैक्ट्री बनाना है। फिर बाद में लेते हैं, फिर वो मतलब अंदर का पॉलिटिक्स है कि भाई मुगल सोचते हैं कि हाँ भाई मोनोपोली क्यों एक चीज़ का बना है, 2 आदमी रहेगा तो सही रहेगा, ऊपर से ये पोर्तुगीज़ बदमाश भी रहता है कुछ ज़्यादा। तो पहला इसको भी दे देता है, बोलता है कि जाओ तुम भी ट्रेड करो। तो फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट ये लोग मसूलीपट्टनम में ये लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर इसका 1612 में इसका बैटल ऑफ सॉली होता है पोर्तुगीज़ और इंग्लिश के बीच में, जो कि इंग्लिश वाले जीत जाते हैं। उसके बाद ये लोग बना लेते हैं, अच्छा इसमें नहीं लिखा हुआ है, 1613 में इनको फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में ये लोग बना लेते हैं, सूरत में बना लेते हैं। जहांगीर इन लोग को परमिशन दे देता है, उस टाइम पे जहांगीर रहते हैं, ठीक है। जहांगीर इनको परमिशन देता है। कौन देता है, कौन सा राजा देता है इनको? 1613 में जहांगीर। उनको वो कब बनाए थे? तो 1501 में बनाए थे कैलीकट में, ये बनाता है सूरत में। वो पोर्तुगीज़ बनाए थे हमारे कैलीकट में, और इंग्लिश बनाए थे हमारे सूरत में, ठीक है। और डच तुम्हारे बनाए थे पहला मसूलीपट्टनम में 1605 में। अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, यहाँ पे कहाँ जगह है, यहाँ पे पहला तुम्हारे पोर्तुगीज़ बनाए थे तुम्हारा कैलीकट में तुम्हारा बनाए थे 1501 के टाइम पे। फिर दूसरा में तुम्हारे थे डच बनाए थे मसूलीपट्टनम में तुम्हारा बनाए थे 1605 में। और उसके बाद तीसरा तुम्हारे इंग्लिश वाले बनाते हैं तुम्हारे सूरत में, जिनका टाइम पीरियड था 1613 में, ठीक है।
उसके बाद 1615 में सर थॉमस जॉर्ज जहांगीर कोर्ट में जाते हैं। फिर 32 में गोल्डन फरमान इन लोग को मिल जाता है। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से 500 पकौड़ा में इन लोग को मिल जाता है कि हाँ जितना तुम लोग को ट्रेड करना है उतना तुम लोग ट्रेड वगैरह कर लो, ठीक है। फिर 39 में आपका मद्रास फोर्ट वगैरह का बनाते हैं वहाँ पे। उसके बाद 51 में तुम्हारा फैक्ट्री ऑफ बंगाल में भी जाके बना लेते हैं, पहले सूरत में बना फिर फैक्ट्री ऑफ बंगाल में बना। फिर 1662 में चार्ल्स टू ब्रिटिश किंग वॉज गिवन द डॉरी फॉर द बॉम्बे फॉर द मैरिज ऑफ पोर्तुगीज पे। पोर्तुगीज़ के साथ शादी करते हैं भाई और बॉम्बे को डॉरी में ले लिया जाता है। भाई देख रहे हो यार किस लेवल का बकैती चल रहा है, भाई लोग शादी कर रहे हैं डॉरी में पूरा का पूरा बॉम्बे ले ले रहे हैं। तो 1662 में ऐसा हुआ था। उसके बाद 1690 में ठीक है 1700 में तुम्हारे 3 विलेज दे दिए गए थे। फिर ये इंपॉर्टेंट है 1717 में फारूक सिया का फरमान तुम्हारे 1717 में हुआ था। ये सब वही ट्रेडिंग वगैरह के लिए था कि तुमको जितना ट्रेड वगैरह करना है बंगाल गुजरात हैदराबाद से उतना तुम कर लो, ओके। दूसरा आ गया पहला तुम्हारा हो गया, पहला तुम्हारा पोर्तुगीज़ हो गया, दूसरा तुम्हारा डच हो गया, तीसरा तुम्हारा इंग्लिश हो गया। अब चौथा तुम्हारा होगा डेन्स, पांचवा तुम्हारा होगा फ्रेंच, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी याद रखना, PDEDF 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 PDEDF। तो ये जो डेन्स है ना उनका ज़्यादा सुनते नहीं है क्योंकि वो लोग ज़्यादा उतना इंटरेस्ट लिए हुए हैं नहीं, वो लोग चलेगा। 1616 में बस इतना है, ट्रैंकुलर में आपका डेन्स सेटलमेंट एक बार हुआ था। और 1744 में एक बार बस ये लोग पटना में जाके अपना फैक्ट्री एक तो बनाए थे बस। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कब डेन्स आए थे, उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बीपीएससी में तो पूछेगा भी नहीं हमको लगता है, सॉरी यूपीएससी में तो पूछेगा नहीं, बीपीएससी में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पांचवा तुम्हारे आए फ्रेंच। ये लास्ट यूरोपियन थे जो कि हमारे इंडिया में आए थे। तो इन लोग 1667 में तुम्हारा फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ सूरत में, ये भी सूरत ही चले जाते हैं। देख रहे हो मतलब ये दोनों लड़ेगा भी आगे जाके ज़्यादा और ये लोग सेम जगह पे बना भी रहा है अपना, ठीक है। बस इससे याद रखना है कि EF ज़्यादा लड़ेगा भी और फैक्ट्री भी लोग साथ में ही बना रहे हैं। फिर 1669 में फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में भी लोग बनाते हैं। फिर 1674 में ये लोग फ्रांसिस मार्टिन फाउंडर पौंडीचेरी का फाउंड करते हैं, ठीक है। अब इन लोग का लड़ाई के पीछे का बैकग्राउंड के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि भाई ये लोग अपना उधर नॉर्थ अमेरिका यूरोप इस सब साइड में भी अब लोग अपना एक्सपेंशनरी पॉलिसी थे तो ये लोग लड़ते रहते थे। तो अब ऑब्वियस बात है अब ये लोग का कॉलोनी अगर सेम जगह पे है तो भाई अब ये लोग तो इधर तो लड़ेंगे ही। तो अब इन लोग का इंडिया में भी लड़ाई हो रहा है। तो इंडिया में जो लड़ाई हुआ उसके ऊपर उसके बेस्ड है आपका कार्नेटिक वॉर। तो ज़्यादा नहीं बताएंगे कि इसके पीछे का क्या रीज़न था क्या था, बस ये हम लोग वॉर पढ़ते हैं, ट्रीटी पढ़ेंगे, क्या रीज़न था वो देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, बस हम लोग को याद करना है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हमारा लड़ा गया था 1740 से 48 के बीच में। अब वही रीज़न है उधर लोग लड़ रहे थे। तो ट्रीटी इसमें साइन हुआ था जब इसका वॉर खत्म हुआ तो एक्सला चैपले 1748 में। बस इससे याद रखो कि भाई पहला कार्नेटिक वॉर एक्सला चैपले, पहला कार्नेटिक वॉर एक्सला चैपले, पहला कार्नेटिक वॉर एक्सला चैपले। टाइम्स 1740 1740 से 48 1740 से 48, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। बैटल ऑफ सन थॉमस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54 के बीच में हुआ था जिसमें साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755। इसके बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ अंबर 1749 में हुआ था। फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ 1758 से 63 के बीच में जिसको कहा जाता है 7 ईयर ऑफ वॉर। 1756 से 63 के बीच में यूरोप साइड हो रहा था। और यहाँ पे इंडिया में आपका साइन हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसको बोला गया बैटल ऑफ वांडी वॉस 1760 में, ठीक है। जिसमें फ्रेंच बहुत गंदे तरीके से हारते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना याद करने का चीज़ है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर तुम्हारा कब हुआ था 1740 से 48 के बीच में। कौन सा ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54 के बीच में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से 63 में कौन सा, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हो गया ये चीज़। अब ये लोग देखो पोर्तुगीज़ तो वगैरह डिक्लाइन पे चले गए थे, ठीक है। डच हमारे ख़त्म हो गए क्योंकि वो लड़के चले गए थे ना इंडोनेशिया। डेन्स तो उतना सेटलमेंट किए नहीं। अब इन दोनों का लड़ाई हुआ जिसमें से विजयी हो गया तुम्हारा इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश बाहर वाले सारे पावर से लड़ चुका है, अब उसको घर में बाकी सबसे छोटे छोटे पॉकेट्स में लड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉकेट जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक हब था वो हमारा बंगाल के साइड पे उस टाइम पे हुआ करता था, ठीक है। बिहार बंगाल ये सब उड़ीसा सब एक उस टाइम पे एक था। तो उस टाइम पे हमारा होता है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। ये सीधा बीपीएससी का PYQ में पूछ देता है डेट, ठीक है। तो हमारा हुआ बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। लेट द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफ राज, ठीक है। ये सब उस टाइम पे हमारे मुगल एम्पायर आलमगीर 2 थे, ठीक है।
बैटल के पीछे का रीज़न बहुत कुछ था कि भाई ये लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो लोग जो मिसयूज़ अपना ट्रेडिंग जो उनको दिया गया था ना कि तुमको इतना इतना ट्रेडिंग ऐसे ऐसे करना है, तो वो लोग मिसयूज़ करते थे अपना बेनिफिट के लिए, कुछ भी चीज़ मिसयूज़ करते रहते थे ट्रेड करने के लिए। तो ये भी एक रीज़न था। दूसरा, वो लोग ना मिलिट्री फोर्टिफिकेशन करते थे। भाई किसी के तुम घर पे गए हुए हो और उसके ज़मीन पे तुम मिलिट्री फोर्टिफिकेशन में, तो भाई उसको इनसिक्योर तो फील होगा ही ना कि भाई तुम मेरे जगह पे आके फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, मेरा नाक कटवा रहे हो। तो ये भी चीज़ था। दूसरा भाई, सिराजुद्दौला उस टाइम पे नवाब हुआ करते थे, तो वो एक आदमी को खोज रहे थे, केदारनाथ बेग को, उनको असाइलम दे दिया था। तो भाई गुस्सा गया कि भाई अब ऐसे ऐसे करके है, तुम मेरे दुश्मन को तुम अपने पास तुम रखे छिपा के रखे हो। तो गुस्सा में ब्लैक होल ट्रेजेडी एक कर देते हैं। उसमें ऐसा होता है ना कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद करते हैं और उसमें सांस लेने का जगह नहीं रहता, तो दम घुटन के कारण उसमें से 123 लोगों का मौत हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि अब हाँ लड़ना है ऐसे ऐसे करके। तो उस टाइम पे एक साइन होता है ट्रीटी ऑफ अलीगढ़, बाद में होगा, ठीक है, ये सब 6 मंथ नहीं है, ये हटाओ, ठीक है। तो उस टाइम पे एक बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। तो एक साइड तुम्हारा रहता है सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, और दूसरी साइड रहते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जिसको लीड ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करते रहते हैं रॉबर्ट क्लाइव। भाई बहुत साथी लोग रहता है, तो इनके कमांडर को ही अपने साइड करवा लेता है कि भाई हम तुमको अपने साइड से करते हैं, तुमको नवाब बना देंगे। तो कमांडर ही दूसरी साइड चला गया, तो भाई बैटल लड़ा ही नहीं गया। तो वही हिस्ट्री में बोला जाता है कि भाई द बैटल वॉन बाय ब्रिटिश मोर बाय डिप्लोमेटिक स्किल मोर बाय द डिप्लोमेटिक स्किल दैन द स्ट्रेंथ आर्म्स, क्योंकि भाई मेरा कमांडर ही दूसरे साइड चला गया, तो भाई बैटल ऑफ प्लासी कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जीत जाता है, ठीक है। फिर उसमें एक किताब फेमस है, याद रखना, गुलाम हसैन का बुक है, सियान उल मुक्तकीन करके, ये CDS का शायद PYQ है, ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है प्लासी को, बैटल ऑफ प्लासी को। उसके बाद हमारा सिराजुद्दौला के बाद हमारा नवाब बनते हैं मीर जाफ़र जब बनते हैं, क्योंकि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट लीड तो कर नहीं सकता, क्योंकि अपने फेस पे उनको कौन ही रिकॉग्नाइज़ करेगा, उनको तो रिकॉग्नाइज़ करेगा नहीं, हम तो अपने ही राजा को पसंद करेंगे ना। अब कोई दूसरा राजा आ जाएगा तो भाई हम तो रिवॉल्ट कर देंगे। तो वहाँ पे मीर जाफ़र को एज अ पपेट बैठाया गया, नया बंगाल का गवर्नर बोल नवाब बनाया गया। और उनके ऊपर भाई, अब उनके ऊपर अगर कुछ दबाव नहीं डालेंगे तो फिर से ये भी बगावत कर सकता है, तो उसके ऊपर 2 करोड़ का वॉर इंटीमेटी भी बैठा देता है कि भाई पहले हमको पैसा दो, बाद में तुम अपना बाकी सब करना। तो इसके कारण ये परेशान होने लगे कि भाई इन लोग का तो इतना मतलब बैठाया, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, लेकिन इतना पैसा वगैरह इतना उन लोग का मतलब था ना कि उनका पेट ही नहीं भरता था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके बाद इन लोग क्या बोल रहा हूँ, हाँ, मीर जाफ़र का फिर ऐसा हो गया ना कि भाई इन लोग का तो पेट ही नहीं भर रहा, तब क्या किया, तो हल्का सा थोड़ा कम कर दिया पैसा वैसा देना। तो भाई उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिख गया कि यार ये तो उतना एफिशिएंट है नहीं, तो हमको पैसा वैसा उतना दे नहीं रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे राइट वगैरह ये सब तो ले ही लिए थे, ये तो पता ही होगा, ठीक है, ये सब ले लिए। तो उसके बाद में जब ये एफिशिएंट नहीं रहा, तो उस टाइम पे उसके बाद मीर कासिम को बैठा गया, तो इसके साथ ये दामाद रहते हैं, ठीक है। तो 1760 से 63 के बीच में नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम बनते हैं। बट ये भी पैसा वैसा देते हैं, पेट भरते हैं, बट वो देखते हैं कि भाई इसका तो भूख ही नहीं हो रहा है। तो वो पहला ये काम करता है कि भाई सबसे पहले ना अपना कैपिटल ही शिफ्ट करवा लेता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे हम तो इधर काम नहीं करेंगे, मुंगेर चलते हैं। तो मुंगेर हमारा बिहार में है, ठीक है। फिर वहाँ जाके वो गन का फैक्ट्री लगाते हैं कि भाई अब रिवॉल्ट करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाते हैं और वहाँ पर अपना गन वन वगैरह अपना कंट्रोल करते हैं, अपना वो कंट्रोल बोल रहा हूँ, अपना मिलिट्री रेडी करते हैं कि भाई अब तो लड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस कोर्ट में, धीरे धीरे करके कम करने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोबारा प्रिंट हो गया है। फिर उसके बाद ये तीनों लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है 1764 में। इसका आपका डेट था 22 अक्टूबर 1764। ये याद रखो भाई, BPSC में सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे लिख देगा कि भाई 22 अक्टूबर 1764, 23 अक्टूबर 1764, 24 अक्टूबर 1764। तो भाई BPSC ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो भाई तुमको एनालिटिकल रेडी रहना पड़ेगा भाई,
तो देखो, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल रहते हैं, शाह आलम टू मुगल एम्पायर रहते हैं, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध रहते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं, बट वो हार जाते हैं क्योंकि भाई इनके पास राइफल रहता है। अब सीधे आए वो तलवार से लड़ने आए, गोली मार दिए, भाई कहाँ से जीतोगे। फिर उसके बाद अलग अलग सबके साथ ट्रीटी किया जाता है, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सुजाउद्दौला के साथ अलग ट्रीटी किया जाता है, शाह आलम टू के साथ अलग ट्रीटी किया जाता है। ठीक है, जो बताया था ना, शाह आलम टू के बाद इनको पेंशन दे दिया जाता है। ठीक है, बोला जाता है कि भाई तुम चले जाओ अब इलाहाबाद के साइड, और दीवानी राइट्स वगैरह भी इनसे बिहार उड़ीसा वगैरह का ले लिया जाता है। 26 लाख के पेंशन पे इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, और फिर इधर सुजाउद्दौला को भी सरेंडर करवा दिया जाता है, 50 लाख का वॉर इंटीमेटी भी इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट 1765 से 71 के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, एंडेड करते हैं वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग एंड करते हैं जब रेगुलेटिंग एक्ट तुम्हारा 1773 आता है, उस टाइम पे एंडेड कर देते हैं। ओके, दीवानी रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी निजामत। ओके ठीक है, चलते हैं। उसके बाद देखो, अभी बाहर से तो लड़ लिए, अंदर भी लड़ लिए, अब जहाँ इकोनॉमिक सेंटर है तो वहाँ तो लड़ लिए, अब बाकी पॉकेट्स में चलना होगा इनको लड़ाई करने के लिए। अब तभी तो धीरे धीरे परचम मिल रहेंगे ना कि भाई हम ही हैं और कोई नहीं है। तो अब जाएंगे ये एंग्लो मैसूर वॉर, मतलब मैसूर से वॉर करने के लिए। अब वही कहानी है इसके पीछे, लड़ेंगे, लेकिन हम जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस हम वो देखेंगे कि जो एग्जाम में सीधे आता है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769 के बीच में होता है, जिसमें साइन आपका होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। गवर्नर जनरल रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है 1784 के बीच में, गवर्नर जनरल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ही। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 92 के बीच में, ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम होता है 1792 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस टाइम पे गवर्नर जनरल रहते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हमारा होता है 1799 में। ठीक है, इसके बाद से मैसूर को सब्सिडी अलायंस के थ्रू इसको ले लिया जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान वगैरह सब डेथ कर जाते हैं, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है। इसको याद करने का तरीका है MMS। ठीक है, मद्रास मैंगलोर श्रीरंगपट्टनम, MMS ऐसे करके याद करो। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 17 में तो हुआ था, इतना याद रखो। 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 99 में ख़त्म। ठीक है, पहला मद्रास मैंगलोर श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, फिर 1831 में तुम्हारा विलियम बेंटिक तुम्हारा कंट्रोल कर लेते हैं मैसूर को मिस गवर्नेंस के बिहाफ में। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन रिस्टोर कर देते हैं किंगडम। ठीक है, फिर उसके बाद अब एंग्लो मराठा वॉर्स। अब होगा एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर अब होगा। अब पहला हम लोग एज अ बस एग्जाम में जो आएगा उसके हिसाब से रीजन विजन कब किसके साथ हो रहा है वो नहीं बताएंगे, रिजल्ट। ठीक है, बस जो एग्जाम में आ रहा है भाई। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तुम्हारा होगा 1775 से 82 के बीच में, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होगा, ये याद रखो बस। ठीक है, अच्छा नहीं, ये भी है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगा, ट्रीटी ऑफ सालबाई होगा, 3 ट्रीटी साइन किया जाता है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसका डेट था तुम्हारा 1782, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ वादगांव करके भी था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वादगांव करके एक था जो कि साइन किया गया था 1779 में, फर्स्ट ही एंग्लो मराठा में। ठीक है, फिर सेकंड एंग्लो मराठा तुम्हारा होता है 1803 से 5 के बीच में, इसमें होता है ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन 1802 में। ठीक है, तो ये सब ट्रीटी नॉर्मल है, देख लेना। इस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं, दूसरे टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली रहते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है 1818 में 19 के बीच में, जो पिंडारीज वगैरह जो रिवॉल्ट करते हैं ना, इसके बाद तो इसको कांग्रेस कर ही लेते हैं, एंड कर देते हैं मराठा कॉन्स्पिरेंसी को। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये मराठा से लड़ लिए, मैसूर से लड़ लिए। ठीक है, अब किधर लड़ लिए, इकोनॉमिक हब के साइड, बंगाल के साइड लड़ लिए। अब सिंध के साइड चलेंगे। ठीक है, अब सिंध के साइड 1807 में ट्रीटी ऑफ एक्सटर्नल फ्रेंडशिप इनका रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अमीर्स ऑफ सिंध के बीच में। ठीक है, फिर 1838 में आपका त्रिपत्ताइट ट्रीटी साइन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्स एंड सिंध ऑफ अमीर्स में होता है इनका। ठीक है, फिर 1839 में आपका सिंध को कैप्चर कर लेते हैं ये लोग सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। 1843 में आपका एनेक्स कर लेते हैं सिंध अलोंग बर्थ। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। परमिशन ऑफ ट्रेड 1832 में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे बढ़ा। फिर उसके बाद फिर आ जाओ एंग्लो सिख वॉर, अब सिख से लड़ने जाएंगे। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनका साइन होगा 1849 में, रंजीत सिंह साइन करते हैं तुम्हारा। ठीक है, मेटेकाल्फ करके एक नाम रहता है, उनके साथ ये साइन करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हाँ भाई सतलुज के इधर का बाउंड्री मेरा और उधर ब्रिटिश, तुम उधर रहोगे, बीच में हमारे बीच में बाउंड्री रहेगा। बट जब रंजीत सिंह का डेथ होता है तो उसके बाद से ब्रिटिश लोग सोचते हैं कि भाई अब कॉन्क्वेस्ट
कर लिया जाए। तो उसके बाद से इन लोग का लड़ाई स्टार्ट होता है। तो पहला एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 से 46 के बीच में। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होता है 1846 में, ठीक है। उसके बाद दिलीप सिंह वगैरह ये सबको मार दिया जाता है, रूल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल इस टाइम पे लॉर्ड हेडिंग रहते हैं, ठीक है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848 से 49 के बीच में। गवर्नर जनरल हमारे रहते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अभी सिख से भी जीत गया, सिख को भी दबा दिया, सबको दबा रहा है, ठीक है। अब नेपाल के साइड चलेंगे। अब एंग्लो नेपाल वॉर होता है 1814 से 16 के बीच में। इनका साइन होता है ट्रीटी ऑफ संगौली। ट्रीटी ऑफ संगौली कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सगौली करके एक ट्रीटी रहता है जिनको साइन करते हैं 1816 में, ठीक है। उसके बाद यही सब है, बोल बच्चन है। नेपाल विड्रॉ कर लेता है, रिक्रूट ऑफ गोरखास को रिक्रूट करने आते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कट गया है, यहाँ पे एक लाइन था, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर लेता है हिल स्टेशन शिमला मसूरी वगैरह को, यही था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं एंग्लो बर्मीज़ वॉर में। बर्मा के साइड में अब ये लोग लड़ने जाएंगे अब, क्योंकि सब तो धीरे धीरे कंसोलिडेट कर ही रहे हैं, तो अब इधर चलेंगे। तो एंग्लो बर्मीज़ वॉर, पहला एंग्लो बर्मीज़ वॉर 1824 से 26 के बीच में लड़ेंगे। ट्रीटी ऑफ यंतुबू साइन होगा 1826 में, ठीक है। इस टाइम पे लॉर्ड एमहर्स्ट रहते हैं। फिर सेकंड बर्मा वॉर होता है 1852 में। ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी रहते हैं। थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर होता है, अपर बर्मा मर्ज कर लिया जाता है, लॉर्ड डफरिन रहता है इस टाइम पे। फिर बर्मा को भी सप्रेस कर दिया। फिर एंग्लो तिब्बत रिलेशन के साइड जाएंगे। फिर क्या लिखा है, यंग घुसबंद मिशन इन तिब्बत 1904 में किया जाता है। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर है, इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ हुआ था, तो तिब्बत के साथ हुआ था, ठीक है। फिर चुम्बी वैली को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एंग्लो अफगान वॉर्स आपका चलता है, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी आपका, उसका फॉरवर्ड पॉलिसी वगैरह ये सब चीज़ होता है। चलो आगे देखते हैं एंग्लो अफगान वॉर्स, ठीक है। एंग्लो अफगान वॉर्स में तुम्हारा पहला होता है तुम 1839 में से 41 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 41 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड इसको लीड करते हैं। फिर सेकंड एंग्लो लीड करते हैं, बोल रहा हूँ, उस टाइम पे गवर्नर जनरल रहते हैं। फिर सेकंड एंग्लो अफगान वॉर आपका होता है ट्रीटी ऑफ ग्रैंडमार्क, लॉर्ड लिटन इसको करते हैं। एक क्वेश्चन इसका बीपीएससी में क्वेश्चन था, आई थिंक सो, कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिनका जो कि मतलब हार्श थे, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो कि मतलब कट्टरवादी टाइप थे अफगान के साइड, तो वो लॉर्ड लिटन था, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लेक्चर हमारे ही यूट्यूब चैनल पे गया हुआ है, 40 मिनट का एक तो वीडियो होगा भाई, चुपचाप से उसको आंख बंद करके 2x पे देख लेना। जितना भी गवर्नर जनरल है, जितना भी वाइसरॉय है, तुमको पढ़ाए हैं हम, आराम से उसको देखो, उससे 2 से 3 मार्क्स बनता ही बनता है। इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आराम से देखना, चुपचाप से देखना, ठीक है। चलो, हाँ, दुरंत लाइन तुम्हारा डॉन होता है 1893 में ब्रिटिश और अफगान के बीच में, ठीक है। ब्रिटिश और अफगान के बीच का बोलने का मतलब ये हो गया, देखो इधर अफगान हो गया, ठीक है, फिर इधर पाकिस्तान हो गया, फिर अभी के हिसाब से अब इधर इंडिया हो गया। तो उस टाइम पे तो ये यहाँ तक थे इंडिया, तो इसके बीच में दुरंत लाइन हुआ था, और यहाँ पे अब है रेड क्लिफ लाइन, ये वाला, ठीक है। पापा बोलता है ये, ओके। पॉलिसी रिंग ऑफ फ्रेंच पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्टार्ट किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस द्वारा, सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकवर्ड द्वारा, पॉलिसी ऑफ मैस्ट्रिट तुम्हारा जॉन लॉरेंस द्वारा, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व तुम्हारा लिटन द्वारा, ठीक है। पॉलिसी ये सब देख लेना, वो 40 मिनट का वीडियो है, उसमें देख लेना सब कुछ, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे भाई, ना तो वरना देखोगे नहीं तुम भाई, हम खुद नहीं देखते थे, जब कोई बोल देता था तो आराम से तुम देखो। अब ब्रिटिश जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में मतलब जितने भी सबको हथियार रहे थे, उनका क्या क्या टूल था, मतलब ऐसे एक टूल होता है ना, टूल बॉक्स होता है ना, कि भाई कैसे कैसे हथियार हैं, तो इनका 2-3 टूल बॉक्स था, ठीक है। ब्रिटिश जो तुम्हारे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो अपना रहे थे ना, इन लोग का टूल हुआ करता था। तो एक टूल था तुम्हारा पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फ्रेंच, एक दूसरा टूल था तुम्हारा सब्सिडी अलायंस, तीसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो 3 इन लोग का टूल में, ये लोग 3 टूल से ये लोग सबको हथियाते थे, ठीक है, मतलब लड़ते थे। पेन किसी में प्राइस इंटीमेटी डाल दिए, किसी में किसी से कुछ कर लिए, किसी में पैसा डाल दिए, किसी में कुछ कर दिए, किसी को सब्सिडी अलायंस से अपने अंदर कर लिए, किसी को रिंग ऑफ फ्रेंच में बना दिए, किसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू बोले कि भाई तुम्हारा अब मेरे अंदर आ गया। तो इनका ये सब टूल था। तो रिंग ऑफ फ्रेंच पॉलिसी ये था ना कि ये एज अ बफर जोन क्रिएट करते थे, ठीक है। बफर जोन ये लोग क्रिएट करते थे एक के बीच में, कि भाई अगर हम लड़ने जा रहे हैं ना, तो हम अपने घर के आसपास नहीं लड़ेंगे, बीच में एक गली रहेगा वहाँ लड़ेंगे, कि भाई मेरा अपना जगह ख़राब ना हो, ठीक है। तो एक चीज़ उनका बीच में ऐसे करके रहता था, ठीक है। तो उसको बफर जोन के एज ए क्रिएट करते थे, ठीक है। तो अवध को एज ए ये लोग बफर जोन यूज़ किए थे।
ठीक है। फिर सब्सिडी अलायंस तुम्हारा, अच्छा हाँ, रिंग ऑफ फ्रेंड्स पॉलिसी तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्टार्ट किया गया था, और सब्सिडी अलायंस तुम्हारा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ठीक है। सब्सिडी अलायंस का ये मतलब हुआ ना कि जैसे किसी से लड़े ना, तो लड़ लिए, और उसके बाद फिर जब वो हार गया तो भाई उसको बोले कि भाई तुम्हारे अंदर जो, तुम्हारे आर्मी के अंदर जो 100 आदमी है ना, वो मेरे आदमी रहेंगे, बस बस उसको तुम पैसा वगैरह बस तुम दोगे। ठीक है। तो उस राजा का तो उसके आर्मी पे कंट्रोल रहा नहीं, क्योंकि अगर अब वो राजा बोलेगा कि हमको ईस्ट इंडिया के खिलाफ ही लड़ना है, तो भाई वो तो पहले ईस्ट इंडिया का साथ देगा, क्योंकि भाई वो उसके अंडर में आया है ना, पैसा भले तुम दे रहे हो लेकिन अंडर तो उसके है। तो ऐसे करके उसको वीक किया गया पहले, और दूसरा जितना भी उसका एक्सटर्नल अफेयर्स था ना, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभालेगा। तो ये ऐसे करके अलायंस साइन करवाते थे, क्योंकि भाई अब मतलब उसको काट दिया जाता था हर जगह से। तो ये था आपका सब्सिडी अलायंस। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तुम्हारा ये था कि भाई अगर जैसे मेरा बेटा है ना, मतलब मेरा बेटा अगर नहीं है तो जो मेरा किंगडम रहेगा ना, वो बोला जाएगा कि और किसी को नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा वो पूरा साम्राज्य लैप्स कर गया, वो मेरे अंडर आ गया। तो इसी के कारण हमारी झांसी की रानी का लड़ाई हो गया था। उनका कोई बेटा नहीं था, उनका कोई संतान नहीं था, तो वो बोली कि हम जो गोद लिए हो बेटा, उनका मेरा पूरा साम्राज्य होगा। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी बोले कि नहीं नहीं, अब तुम्हारा है नहीं, तो फिर वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और ये था कि डॉक्ट्रिन, ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी में भी आया है एक बार, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स कौन कौन सा स्टेट किया गया था। तो पहला तुम्हारा सतारा किया गया था, संबलपुर किया गया था, भगत किया गया था, उदयपुर, झांसी और नागपुर। आई थिंक यूपीएससी 2021 में था क्वेश्चन, सीएससी वाले में, सीएससी में था कि सीएपीएफ में था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, देख लेना। ऐसे करके था। फर्स्ट अलाइड निज़ाम ऑफ हैदराबाद को तुम्हारा बनाया गया था तुम्हारे 1798 में। ठीक है, काफ़ी है इतना। अब चलते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पे। ठीक है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट तुमको अगर पढ़ना है तो तुम चले जाओ थीम के 3 के चैप्टर फर्स्ट में, या फिर स्पेक्ट्रम के 27 और 28 में। तो भाई देखो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर हम नहीं फंसने जाएंगे, हम आराम से देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। एज ए क्विक रिवीजन की क्लास है, कितने बार याद दिला दूँ। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहला परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, जो कि लगा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साइड में। जॉन शोर थे वही, उन्होंने ही प्लान किया था हमारा प्लान सेटलमेंट। ठीक है। जो रेवेन्यू था ना, वो फिक्स था एवरी ईयर के लिए। ठीक है, जो कि वेरी हाई था, 10/11 लिया जाता था। जमींदार जो थे ना, वही कलेक्ट करते थे रेवेन्यू और ला के देते थे। लैंड ओनरशिप हेरिडेटरी था उस टाइम पे और ट्रांसफरेबल था। ठीक है। पीजेंट टेनेंट्स को ऑक्यूपाई नहीं किया जाता था ज़मीन वगैरह, ये सब ठीक है। ओके, स्मॉल इंटू स्मॉल लॉट, पट्टा इंटू स्मॉल लॉट्स को आपको पट्टा तल ऑफ बोला जाता था। हाँ, पट्टा इम्पॉर्टेंट है। पट्टा इंपॉर्टेंट है। पट्टा को बोला जाता था कि रिटेन एग्रीमेंट है पीजेंट का, जमींदारी प्रोवाइड करवाता था रिकॉर्ड्स ऑफ अमाउंट का रेंट के लिए। ये सीधा का सीधा ये यूपीएससी सीएससी 2018 का है, 18 का ही आई थिंक सो, कि व्हाट इज़ द मतलब रेफरेंस ऑफ पट्टा का मतलब क्या, ऐसे करके बताओ। तो उसमें एक ऑप्शन था कि हाँ, अमाउंट ऑफ रेंट बाई द जमींदारी से, ऐसे करके था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ रखा है। ठीक है, इसको याद रखना, ऐसे करके पट्टा था। फिर जबत सिस्टम का मतलब का था, ये रेवेन्यू सिस्टम ही था, जो कि टोदरमल द्वारा लाया गया था। 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस वाज फिक्स किया गया था शेयर कॉर्पोरेट के द्वारा। फिर इजारा जो सिस्टम है ना, इसी ये वही सिस्टम है, वो पहले वाला इजारा सिस्टम, जो कि वो हाईएस्ट बीडर्स वगैरह को दिया जाता था, जो हाईएस्ट बीड कर देता था उसको ये लैंड पड़ जाता था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भी लाया गया था। ठीक है, ये हो गया। परमानेंट सेटलमेंट वॉज पार्शली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। क्यों किया गया था बताओ? तो क्यों किया गया था भाई? देखो, द स्टेट फाउंड सेटल बाय डायरेक्टिव, तो राइट के साथ किया गया था, इन्फ्लुएंस होता थे। ठीक है, इंक्रीज एग्रीकल्चर होता था इसकी वजह से। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ अनपेड लेबर तुम्हारे ज़्यादा बढ़ गए थे। क्या हो गया? ठीक है, फिर केस स्टडी यही है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तो आता ही होगा। जमींदारी डिफ़ॉल्ट क्यों कर जाते थे भाई?
इन अर्लियर डिकेट्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार रेगुलर फेल टू रिपे डिमांड, क्योंकि भाई ये देखो जमींदार जो रहता था ना वो अपने अंदर भी, जैसे उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि हाँ भाई यहाँ से रेवेन्यू लेके आना है, तो वो जो जमींदार रहता था ना वो खुद नहीं जाता था, वो बीच वाले किसी आदमी को देता था, बोलता था कि जाओ यहाँ से इतना लेते आओ, तो भाई वो जो काम करने जाता था ना बीच में वो खुद 1-2% मार लेता था, फिर उसके बाद लाते थे तो जमींदार कुछ ले लेता था, तो भाई इसकी वजह से जो रैयत जो थे ना हमारे जो फार्मर्स थे उन पर कुछ ज़्यादा लोड पड़ जाता था, और अगर फैमिन वगैरह आ गया तो भाई कोई सुनता नहीं था, पैसा तो देना ही देना है। तो ये सब रीज़न था उसके पीछे का। और एक सनसेट लॉ भी था, सनसेट लॉ इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो बीपीएससी में भी आ सकता है, हमको लगता है बीपीएससी में भी आया है। इफ पेमेंट वाज नॉट मेड बाय द सनसेट द डेट ऑफ जमींदारी कुड बी ऑक्शन, तो अगर जमींदार अगर पैसा नहीं पहुंचाया शाम होते मतलब सन ढलने के बाद, तो उसका जो ज़मीन था ना वो ऑक्शन पे चला जाता, ठीक है। तो इस सब के कारण भी डिफ़ॉल्ट होते थे, कुछ ज़्यादा होता था डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ ठीक है। फिर अमला, ये अमला का मतलब क्या होता है, ऑफिस ऑफ जमींदार फॉर द रेंट कलेक्शन वर्क को अमला बोलते हैं। ज्योतिदास तुम्हारा रिच रैयट्स विलेज इलाइट्स हेडमैन्स हुआ करते थे, ओके। ठीक है। फ्रांसिस बुचन का ये तुम्हारा है, फिजिशियन हु केम टू इंडिया टू सर्व द बंगाल ऑफ मेडिकल सर्विस, द सर्जन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ऑर्गेनाइज द कलकत्ता बोटनिकल सर्वे, ठीक है ये देख लेना। राइज ऑफ ज्योतिदास, ज्योतिदास उस टाइम पे भर रहे थे, क्योंकि वही बीच में जा रहे थे, तो पीजेंट सबको लगता था कि भाई अब तो यही मेन आदमी है यार, तो पीजेंट्स उस टाइम पे बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, तो पीजेंट्स का तुम्हारा रोल ज़्यादा होने लग गया था 19th सेंचुरी टाइम पे, ठीक है। ये सब चीज़ें सही है। द जमींदारी रेसिस्ट, स्ट्रैटेजीज टू अगेंस्ट द जमींदारीज, काम क्यों नहीं कर रहा है, हाँ चल किया। स्ट्रैटेजिक अगेंस्ट द जमींदारी लैप्स, तो जब जमींदारी उनसे लेके ऑक्शन किया जाता था ना, तो उस टाइम पे जो जमींदार थे ना वो ऑक्शन को मैनुपुलेट करते थे। मैनुपुलेट करने का इन द सेंस ये कि अगर मेरा चला गया, अगर हम पैसा नहीं दिए, अगर मेरा ज़मींदारी चला गया, तो हम अपने चाचा को बैठा दिया, हम अपने भाई को बैठा दिया, और फिर से वो ज़मींदारी अपने पास ले लिया, एक ये रहता था। और भाई दूसरे किसी को नहीं लिया जाए तो अपना लाठीदार बैठाया जाता था, लाठी वाले लोग, ठीक है। तो इन सब के कारण हमारे रेसिस्ट करते थे कोलैप्स, सब स्ट्रैटेजीज वगैरह के लिए, फिर ये सब चीज़ें। फिर 1930 के बाद तुम्हारा जमींदारी पूरा खत्म हो गया था, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन में जमींदारी बिकम द कंट्री साइड, से सब देख लेना, ये सब प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। फिफ्थ रिपोर्ट 1813 प्रोड्यूस ऑफ द सेटलमेंट कमेटी ऑफ ब्रिटिश, सही है ये सब। फिर हाँ ये इंपॉर्टेंट है, रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। तो 1800, दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ 1820 में तुम्हारा रैयतवारी सिस्टम आता है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंड्रो द्वारा मद्रास वाले एरिया में। जो परमानेंट सेटलमेंट आया था वो किस साइड आया था, वो बंगाल साइड आया था, और ये जो रैयतवारी सिस्टम है किधर आया, मद्रास साइड, ठीक है। उसमें हमारे कौन ला के हमको देते थे, वहाँ पे जमींदार सीधा आके देते थे, यहाँ पे कौन आके देगा, कौन देगा, कोई नहीं आके देगा, सीधे रैयत आके देंगे, ठीक है। सीधे टैक्स रैयत के द्वारा ही लिया जाएगा। पीजेंट लैंड ओनरशिप है, यहाँ पे राइट मिल गया था, रेवेन्यू डिमांड नॉट परमानेंट था, 30 साल में सर्वे आपका होता था, 30 साल में होता था, हाँ 30 साल में होता था, ठीक है। कल्टिवेटिंग द पीजेंट ऑफ ग्रेजुअली इम्पोज बाय द सिस्टम हुआ था। तो उस टाइम पे इम्पैक्ट ऑफ कॉटन पे क्या क्या 1857 में अमेरिका में तुम्हारा क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी अमेरिका बोल रहे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे कॉटन का बूम वगैरह हुआ था। फिर अपने इंडिया के साइड से तुम्हारा 90% तुम्हारा जाने लग गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर उधर का जब ठीक हुआ तो फिर इधर से हमारा कॉटन कम हो गया, हमारा कॉटन का यील्ड फिर ख़त्म हो गया। फिर ये सब के कारण ये सब चीज़ लिखा हुआ है। अमेरिकन सिविल वॉर हो गया, ठीक है। 1860 में तुम्हारा 90% कॉटन हमारा इंडिया जाता था, ठीक है। फिर 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर एंड हुआ तो फिर इंडिया का कॉटन इम्पोर्ट डिक्लाइन पे चला गया। यही सब है। 1862 में तुम्हारा 90% जाता था, 65 में, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट क्रेडिट हो गया। सिविल वॉर ब्रेकेट इन रॉ कॉटन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, ऊपर वाला ही दे दिया यह है, ठीक है। फिर रिजल्ट क्राइसिस में बदल गया ये सब चीज़, कॉटन प्रोडक्शन कम हो गया ये सब चीज़, ठीक है। मिर्ज़ापुर कलेक्शन सेंटर तुम्हारा कॉटन का डेक्कन में था। तुम्हारा लिमिटेशन ऑफ लॉ तुम्हारे 1850 में पास किया गया। लॉ बॉन्ड द साइन बिटवीन द मनी लेंडर्स एंड राइट्स के बीच में 3 साल के बीच में करवाया गया। फिर ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, महलवाड़ी सिस्टम। देखो फिर से याद करो, फिर से रिवाइज करो, क्या करो, रिवाइज करो। देखो देखो देखो, बताओ 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 जल्दी बताओ। देखो परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवाड़ी सेटलमेंट,
ठीक है। इसको कौन ला के देता था, इसको जमींदार ला के देता था। ये कहाँ लगा था, बंगाल साइड लगा था। रैयत वाली सिस्टम कौन ला के देता था, सीधे रैयत ला के देते थे। कहाँ लगा था, कहाँ लगा था, कहाँ लगा था, देखो 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 देखो, देख लिए, बताओ कहाँ लगा था, मद्रास में लगा था यार, सो रहा है क्या, उठ जा, देखो। और तीसरा है तुम्हारा महलवाड़ी सिस्टम। 1822 में आप तुम्हारा हुआ हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। इन नॉर्थ इंडिया में तुम्हारा लगा, पंजाब पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में पहला तुम्हारा परमानेंट सेटलमेंट बंगाल लगा, फिर मद्रास लगा, फिर तुम्हारा पंजाब और सेंट्रल इंडिया साइड आ गया। इसको रेगुलेट 1833 में ब्रिटिश के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें तुम्हारा कौन लेगा पैसा, उसमें तो तुम्हारा सबसे पहले जमींदार लेते थे, फिर रैयत लेते थे। अब कौन लेगा, अब तुम्हारा लेगा सीधा का सीधा पूरा विलेज एक बार में साथ में आ जाएगा, ठीक है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लोकल लंबेदार करके भी एक जगह का पीवाई क्यू है कि लंबेदार किसको बोलते हैं, तो विलेज हेडमैन को बोलते हैं। कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ पिजन फॉर हिज विलेज। लैंड रेवेन्यू रिवाइज द पीरियडिकली, इसको लैंड रिवाइज किया जाता था, ये दोबारा लिखा हुआ है। मालवाड़ी सिस्टम, काट दो इसको। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा उस टाइम का ब्रिटिश रूल का, ये लास्ट पेज होगा शायद। हाँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश रूल का, तो भाई इम्पैक्ट क्या पड़ा, भाई इम्पैक्ट यही पड़ा कि भाई अपने यहाँ का आर्टिशियन वगैरह पूरा ख़राब हो गया, हैंडलूम पूरा ख़राब हो गया। 19वीं सेंचुरी आते आते हमारा कॉटन वगैरह का बूम था वो चला गया था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आ गया, फिर इंडिगो उगाने के लिए बोल दिया गया, उसके कारण हम लोग का पूरा खेत ख़राब हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर ख़राब हो गया, ठीक है। रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से सारा रैयत छोड़ दिए फिर करना, फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके कारण मतलब कपड़े तुम्हारे हैंडमेड मतलब वो मशीन से बनने लग गए, तो उसके कारण आर्टिशियन ख़राब हो गए। बस यही सब चीज़ था, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, ठीक है, यही सब है। डिस्क्रिमिनेशन कॉलोनियल पॉलिसी तुम्हारा जो था, पॉलिसी वगैरह के कारण भी ख़राब हो गया। फिर तुम्हारा फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल तुम्हारा 1853 में बॉम्बे में हुआ, ठीक है। फर्स्ट जूट टेक्सटाइल तुम्हारा बंगाल में हुआ 1855 में। 1853 में कॉटन वाला 1853 और जूट वाला 1855। 1853 कॉटन, 1855 जूट। पहले कॉटन आया फिर जूट आया, पहले कॉटन आया फिर जूट आया। दो प्रॉपर इंडस्ट्री सिटीज़ थे, कानपुर और जमशेदपुर, सॉरी कानपुर बोल रहा हूँ, कानपुर और जमशेदपुर, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लर्निंग, इमरजेंसी ऑफ इंटरनल ट्रेंड द ओल्ड जमींदारीज, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ड्रेन, भाई आज तक जितना भी क्वेश्चन होगा ना, यूपीएससी ले लो, बीपीएससी ले लो, झारखंड पीसीएस ले लो, ठीक है, यूपी पीसीएस ले लो, पंजाब पीसीएस ले लो, मध्य प्रदेश पीसीएस ले लो, राजस्थान पीसीएस ले लो, जम्मू कश्मीर पीसीएस ले लो, उत्तराखंड पीसीएस ले लो, उड़ीसा पीसीएस ले लो, ये क्वेश्चन तुमको हर जगह का पीवाईक्यू में मिलेगा ही मिलेगा। देखिए दादा भाई नौरोजी का कौन सा बुक था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये मिलेगा ही मिलेगा। ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे हम लोग का इकोनॉमिक को ड्रेन किया गया था ब्रिटिश द्वारा, ठीक है। फिर आर.सी. दत्त का भी एक बुक है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर एस. सुब्रमण्यम अय्यर का भी बुक है, कॉमन इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बस यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर पूरा, ठीक है। जैसा भी रिस्पांस रहेगा बताना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा बनेगा तुम ट्राइबल मूवमेंट्स पे, वो भी इस टाइप का आएगा, पीवाईक्यू बेस्ड तरीके से आएगा, पीवाईक्यू का बेस्ड तरीके से आएगा कि कैसे रहता है, कैसे क्या हमको पढ़ना है, कैसे क्विक रिविजन करना है, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।